तो ये क्वेश्चन था हम लोग पास, है ना। ये था, इसको सॉल्व करना था, फोरियर ट्रांसफॉर्म। आवाज आ रही है सबको? फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था एफ ऑफ यू वी। तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, साइन पाई एक्स पाई यू एक्स डिवाइड बाई पाई यू एक्स एंड पाई यू वाई डिवाइड बाई पाई यू वाई। दिस इज फोरियर स्पेक्ट्रम ना, इसमें केवल रियल पार्ट लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड वाला टर्म लिया हुआ है। इसके कारण आपके पास e रेज़ पावर माइनस जे वाला टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। ये आया क्या सबका? मैग्नीट्यूड लिया हुआ ना यहाँ पे। मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। आ गया सबसे ये? आ ही रहे हैं लोगों में। समझ में आया आपको? पवन कुमार, आकांक्षा, अनूप, जितने लोग हैं उनको बताइए। देखिए भाई, जो नया है वो आंसर देखिए, ये इसका एफ ऑफ क्यू भी हमारा क्या है, ये आ रहा है ए एक्स वाई, और इसका फिर मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका ग्राफ है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आप मैटलैब में अब बनाओगे तो इस तरह से इसका ग्राफ डिजाइन होता है। ये जो हम लोग का क्वेश्चन था ना, ये वाला 2D का, उसका ग्राफ कैसे है, इस तरह से बनता है ना। ये तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं आप लोग के सिलेबस में, तो इसको सब करवा नहीं रहे हैं कि कैसे। ये तो इजी है। ये प्लॉटिंग के लिए आप कमांड दे दोगे, कंप्यूटर में अपने आप आ जाता है मैटलैब में।
नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से स्टार्ट होगा डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्यों डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, कोई बताएगा? कंटिन्यूस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट क्यों यूज कर रहे हैं? इतना दिन क्लास करते हो गया आप लोगों को, ये तो पता होना चाहिए डिस्क्रीट में क्यों यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस में क्यों नहीं कर रहे हैं। सर पिक्सल कंटिन्यूअस नहीं होते यार। राइट, पिक्सेल्स कंटिन्यूस नहीं होता, और इमेज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इमेज को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इमेज को? ग्रिड के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस तरह से होता है। तो इसमें तो कभी कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता ये चीज। अगर आप डिजिटल डाटा स्टोर करोगे कंप्यूटर में तो कंटिन्यूस होगा क्या? नहीं होगा, तो डिस्क्रीट के फॉर्म पे होगा, 1001 या फिर इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा डाटा। ये तो पिक्सल का बात हो गया कि कैसे इमेज को पिक्सल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो टू डायमेंशन डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि इमेज हमारे पास टू डायमेंशन होता है। इमेज कैसा होता है, टू डायमेंशन होता है। एक एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वाई। तो दो डायमेंशन होते हैं इसके, इमेज के, एक्स और वाई। सिमिलरली जैसे कंटिन्यूअस में किए थे वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस है, बस इंटीग्रेशन की जगह पे यहाँ पे समेशन आ गया, समेशन। और यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, क्योंकि इन्फानाइट हम लोग के पास इमेज तो होता नहीं है कोई सा भी, ऐसा नहीं है कि इन्फानाइट इमेज होगा। सिग्नल भले इन्फानाइट हो सकता है, साइन आपका साइन ऑफ एक्स इंफिनिटी तक चलता है, बट इमेज तो फाइनाइट होगा ना। जो आपके जो पिक्सल्स होंगे, नंबर ऑफ पिक्सल्स, वो फाइनाइट होंगे। जीरो से लेके सपोज करो एक्स साइड में आपके पास एम पिक्सल्स हैं, जीरो से लेके m-1 तक है, तो आप m-1 तक ले लीजिए, जीरो से m-1 तक पिक्सल्स हैं। और वाई साइड में कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से n-1 तक पिक्सल्स हैं। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है हमेशा, डिवाइड में 1/mn आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो होगा 1/m मल्टीप्लाई विथ n, ये चीज आएगी डिवाइड में। और इंटीग्रेशन जीरो से लेके m-1 टू n+1, और यहाँ पे सेम चीज आ जाएगा, e⁻⁻j2π(ux)/m प्लस vy/m। ये हो गया डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये टू डायमेंशन का फॉर्मूला है, जहाँ u कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to m-1 तक, और v कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से n-1 तक। अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा आपके पास, इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, है ना, f(x, y) जीरो से v यहाँ पे वेरी करेगा, जीरो से लेके m-1 टू n-1, है ना, और समेशन हो जाएगा ये। यहाँ पे माइनस का साइन था, और यहाँ पे माइनस का साइन था, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, और यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन है, हमें प्लस उल्टा हो जाएगा, प्लस प्लस का साइन है, और यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, ये समझ में आया आपको डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस यही देखिए कि फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ से आया फार्मूला, उसके डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे में जानेंगे तो बहुत लंबा मैथ्स हो जाएगा, तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों को। कहाँ से आया फार्मूला वो रहने देते हैं। u कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, m-1 तक, v कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, n-1। सिमिलरली यहाँ पे x और y भी m-1 और n-1 तक वेरी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है। ओरिजिनल इमेज है और ये डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट है, मतलब कि रिजल्ट मतलब कि आपका बोल सकते हो कि पिक्चर के फॉर्म पे कैसे रिजल्ट आएगा डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये प्लॉट है नीचे वाला,
नीचे वाला प्लॉट है ना, इस साइड पे फ्रीक्वेंसी है, दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी है, इधर एम्पलीट्यूड है। ये प्लॉट इस तरह से दिखता है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, ये रिजल्ट है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में, देख लेते हैं वो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए मेरे को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी है सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सेपरेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बताया था ना मैं। सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है ना। इसी कारण मैं बोल रहा था आपको कि सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना है। सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्म इज आल्सो कॉल्ड सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा था तो वहां पे मैं आपको बताया था कि सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपके पास, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म, ये सब जो है वो सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल है ना। देखते हैं सेपरेबिलिटी कैसे ये फुलफिल करता है। एक इमेज है मेरे पास, उसका डायमेंशन है, एक इमेज है, एक इमेज जूम कर लीजिए, उसका डायमेंशन है एन, एक्स साइड में भी एन है और वाई साइड में भी n-1 तक वेरी कर रहा है। पिक्सल्स जो हैं एक्स साइड में भी n-1 पिक्सल्स हैं, 0 से n-1 पिक्सल्स हैं एक्स साइड में भी, और वाई साइड में भी कहाँ से कहाँ तक 0 से n-1 पिक्सल्स है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एफ यू वी, तो रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके n-1 तक, है ना। यहाँ पे 2 बार n-1 ना लिख के एक बार n-1 लिखा है, चलेगा। ठीक है, वहां पे क्या लिखा था m-1 और n-1, यहाँ पे दोनों n ही है, n डायमेंशन है, तो यहाँ पे n-1 लिख जाए वन टाइम। नाउ वहां पे क्या था, 1/mn था, 1/mn था, है ना, 1/mn था ना वहाँ पे, 1/mn था। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 1/, यहाँ पे n मल्टीप्लाई विथ n होना चाहिए ना। एक मिनट थोड़ा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें प्रीवियस स्लाइड में जाके थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हम स्लाइड में गलती दिया हुआ है। यहाँ पे ये रूट ऑफ m और रूट ऑफ n होगा, है ना, तो फिर रूट ऑफ mn हो जाएगा। जो 1/mn लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 1/√m, रूट ऑफ m। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, मैंने आपको ऑर्थोगोनैलिटी और ऑर्थोनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये उसी से रिलेटेड है। अब मैं उतना मैथ्स पे नहीं जाऊंगा, मगर उस समय आप लोग को बताया था कि एनर्जी 1 होनी चाहिए, बोला था क्या, एनर्जी 1 होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की एनर्जी 1 तभी होगी जब यहाँ पे अपॉन में 1/m होगा, है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट हमको वहाँ पे इंसर्ट कराना
1/m और 1/n होगा, तब जाके ऑर्थो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट फुलफिल करेगा। और बिकॉज ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्म का है तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी तो होना ही चाहिए बेसिस फंक्शन को। बेसिस फंक्शन आपका कौन सा है? ये वाला बेसिस फंक्शन है। तो इसको जब एनर्जी निकालेंगे तो क्योंकि इन लोग को एनर्जी इसका 1 चाहिए, एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या वो क्या है वो कंसेप्ट में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि 1/√mn है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब 1/√mn हो जाएगा तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1/n आ जाएगा। 1/√n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/n आ जाएगा। ठीक, 1/n हो गया ये। अब ये 1/n हो गया। अब ये आपको यहाँ पे जो e की पावर में है, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। रेस पावर ऑफ माइनस जे 2π(ux/n) एंड यहाँ पे ये n मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं क्या, इस तरह से ये कर लेते हैं ना। इसको देखोगे, इस वाले पार्ट को देखिए, ये किसके जैसे दिख रहा है? ये जो आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है वो किसके जैसे दिख रहा है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जैसे दिख रहा होगा। दिख रहा है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जैसे? ये आपको दिख रहा होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से। नहीं दिख रहा है तो मैं पीछे जाके एक बार दिखा देता हूँ कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था। हम्म हाँ सॉरी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जैसे दिख रहा है, इनवर्स नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जैसे दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल था और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का मान लेते हैं। सिंगल वेरिएबल का है क्या? सिंगल वेरिएबल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जैसा है वो। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था। यहाँ पे डबल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का दिया नहीं है स्लाइड में। तो सिंगल वेरिएबल का जब लोगे तो यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म नहीं आएगा, बस वाई वाला टर्म नहीं आएगा। और यहाँ पे एक ही लिमिट आएगी, n-1 तक लिमिट आएगी। 1/√ओवर ऑफ 1/n और 0 से लेके n-1 तक ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √n आना चाहिए। ये यहाँ पे फिर से इसने मिस्टेक लिखा है। यहाँ पे √n आना चाहिए, यहाँ पे भी √n आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √n f ऑफ x y। ना यहाँ पे एक n और एक n यहाँ पे बन जाएगा √n। ठीक है, तो इसको आप समेशन के फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हैं। तो सेपरेबल हो गए, ये अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई क्या? प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? देखिए इसमें किया क्या है, आ गई शुक्ला बोल रहे हैं, आ गई। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग कर दिए हैं इसको। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था हम लोग उसको चेंज करके दो ट्रांसफॉर्मेशन, दो बार कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए हम लोग उसको अलग अलग कर लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये दिया हुआ है, एक मेरे पास इमेज है n-1, वही जो सेम चीज यहाँ पे था ना उसको ये फिगर के फॉर्म पे बताया है। सेपरेबिलिटी को यहाँ पे फिगर के फॉर्म पे डिफाइन किया। एक इमेज है, रेड वाला मेरे पास इमेज है। अब इमेज को क्या करना है, मुझे सबसे पहले रो का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, है ना, रो का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। इमेज था,
सबसे पहले मैं किसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रो का, और इस रो का जो फॉर्म जो मतलब कि आंसर आया एफ ऑफ एक्स भी आया, उसको मैं कहाँ किस में ट्रांसफॉर्मेशन किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये समझ में आया आपको कि पहले रो को ट्रांसफॉर्म कर लिए, रो को ट्रांसफॉर्म कर लिए और फिर जो आंसर आया उसको फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिया। एक एग्जांपल करेंगे, समझ में ये समझ में आया आपको, पहले रो को ट्रांसफॉर्मेशन किए, बस वो जो चीज थी यहाँ पे जो था आपको उसको अलग करके दिखा, इसमें ड्राइंग से बना के दिखा दिया। देखिए इसमें और समझ में आ जाएगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये ब्लू वाला, इसको बोल रहे हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन, और नाउ दिस इज कॉल्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ब्लू वाला पार्ट है जो हम लोग अलग अलग करके लिखे, तो इसको रो रो का अलग से ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे और कॉलम का अलग से ट्रांसफॉर्म, जो आंसर आएगा उसके साथ में कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। रो और कॉलम समझ में आ रहा है क्या सबको? रो और कॉलम आपके पिक्सेल्स में होते हैं, है ना। तो इमेज को लेंगे हम लोग, वो रो और कॉलम के फॉर्म पे, मैट्रिक्स के फॉर्म पे रहता है ना इमेज। ठीक है, बाकी सब प्रॉपर्टीज हैं और भी हैं प्रॉपर्टीज, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज हैं। एक न्यूमेरिकल मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं पे होगा तो। ये न्यूमेरिकल है, आप ये लिख लीजिए, कल कल की क्लास में मैं इसका आंसर आप लोग को पूछूंगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो कंप्यूट 2D DFT एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग इमेज, ये U है इमेज आपके पास, U इमेज है, और ये F जो दिया है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। करना क्या है हमको, करना क्या है, U इनपुट है, ठीक है, F आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, F F ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। करना क्या है, खाली मल्टीप्लाई करके आंसर देना है इसको, U मल्टीप्लाई विथ F, U मल्टीप्लाई विथ F, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो 2 डायमेंशनल DFT होगा। हो जाएगा ये। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया हमने कि सेपरेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब कि मैंने बताया था कि एक इमेज को दूसरी जगह उसके कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। एक इमेज का कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। या तो यहीं तक रखे क्या क्लास आज? बताइए, आगे बढ़ना है? यहीं तक? बाकी लोग? दिलीप जी बोल रहे हैं यहीं तक, पवन जी बोल रहे हैं रहने दीजिए सर, मतलब यहीं तक बोल रहे हैं ना आप? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, है ना। थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा जाके इसको पढ़ना आप लोग। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आज आप लोग से। स्लाइड्स नहीं है ना आप लोग के पास? वैसे तो वीडियो तो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, है ना। जो क्लास में नहीं कर रहे हैं ना, एक बार वीडियो जाके कम से कम देख लीजिएगा, बाद में क्लास में आने से पहले एक बार वीडियो देख लेना। आज थोड़ा हैवी हो गया होगा। बस एक दो दिन का ही है हैवी, उसके बाद फिर से इजी इजी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए हैवी लगता है ना आप लोगों को कि मैथमेटिकल थोड़ा सा मतलब उस लेवल में नहीं पढ़े हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा हम लोग के लिए हैवी हो जाता है। और ये सिग्नल्स का पार्ट ज़्यादातर है, ये मैथमेटिकल वाला सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए इजी होता है ये। बाकी CSIT वाले लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। हाँ, प्रीवियस वाला भी भेज दूंगा दिलीप, प्रीवियस वाला भी मैं भेज दूंगा। मेरी स्लाइड्स अभी पूरी बनी नहीं है ना, तो मैं आधा आधा ही बना के, जितना बना है मैं भेज देता हूँ आपको।
एक्चुअली मैं पूरा स्लाइड नहीं बना पाया हूँ, जितना बना है उतना मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। आगे फिर से ऐड करूंगा तो मैं पूरा एक साथ में भेजने का प्लान था मेरे को कि एक साथ में भेज दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो तो शेयर कर ही रहा हूँ। अरे यार मोटो सिम तुम अभी आ रहे हो यार, मोटो सी भाई अभी आ रहे हैं, पता नहीं अभी क्या, अभी क्लास बंद हो गया है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड बाय।